Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss vector spaces and subspaces. Before going to for vector spaces, I want to just tell you what are the real and complex vector space. It is very simple. Vector spaces with real scalar will be called real vector space, and those with complex scalars will be called complex vector space. In our course content, we will learn real vector space. Let V be an arbitrary non-empty set of objects on which two operations are defined, addition and multiplication by numbers called scalar. By addition, we mean a rule for associating with each pair of objects u and v in V an object u plus v called the sum of u and v. By scalar multiplication, we mean a rule for associating with each scalar k and each object u in V, an object ku, called the scalar multiple of u by k. If the following axioms are satisfied by all object u, v, w in V and all scalar k and m, then we call V a vector space and we call the objects in V vectors. Now I explain you vector space. मेरे पास एक आर्बिटरी नॉन एम्प्टी सेट है V और V में ऑब्जेक्ट्स हैं U, V, W और स्केलर्स है मेरे पास K एंड M। देयरफॉर ये जो 10 एक्सियम्स आपको देख रहे हैं, अगर ये हमारे स्केलर और ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स U, V, W एंड स्केलर K एंड M ये फॉलो करते हैं तो ऐसा सेट V वेक्टर स्पेस कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं U, V एंड W वेक्टर्स कहलाएंगे। ये एक्सियम क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एक्सियम वो कहता है कि U एंड V आर ऑब्जेक्ट, यानी कि U और V कोई से भी पेयर हैं जो कि V के अंदर मौजूद हैं, तो U और V का सम जो है वो भी V के अंदर मौजूद होगा। सेकंड में वो कहता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, उनका रिजल्ट सेम होगा। थर्ड में वो कहता है कि आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, उनका रिजल्ट सेम होगा। फोर्थ में वो कहता है कि V में एक ऑब्जेक्ट है जीरो, जीरो को किसी ऑब्जेक्ट U के साथ ऐड किया जाए या U ऑब्जेक्ट को जीरो के ऑब्जेक्ट के साथ ऐड किया जाए, रिजल्ट जो है U ऑब्जेक्ट होगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ U इन V, मतलब ये कि U कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर उसको जीरो ऑब्जेक्ट के साथ ऐड किया जाए तो या उसको जीरो ऑब्जेक्ट के साथ ऐड कर लें या जीरो ऑब्जेक्ट को उसके साथ ऐड कर लें, दोनों सूत्रों में रिजल्ट U होगा। फिफ्थ एक्सियम है कि अगर U एक ऑब्जेक्ट है V में, तो V में एक ऑब्जेक्ट माइनस U भी होगा जो कहलाएगा नेगेटिव ऑफ U। कैसे कि अगर आप U में उसका नेगेटिव ऑफ U ऐड करेंगे या नेगेटिव ऑफ U ऑब्जेक्ट में U ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, रिजल्ट जो है वो जीरो होगा। सिक्स एक्सियम है कि कोई ऑब्जेक्ट U है, उसको किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई करें तो जो KU आएगा वो भी V में मौजूद होगा। सेवन एक्सियम है कि अगर दो ऑब्जेक्ट U प्लस V है, इनको आप ऐड करके किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई करें या इनको इंडिविजुअली K से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, रिजल्ट सेम होगा। एट एक्सियम मेरे पास है कि दो स्केलर K एंड M को मैं ऐड करके किसी ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कराऊं या इन स्केलर को अलग अलग इस ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करा के ऐड करूं,
रिजल्ट जो है वो सेम होगा। नाइन्थ एक्सियम है, मेरे पास दो स्केलर हैं के एंड एम। मैं पहले m को u ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर k से दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या मैं ऐसा करूँ कि दोनों स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करा के u ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कराऊँ, रिजल्ट जो है मेरे पास सेम आएगा। लास्ट एक्सियम है कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं u ऑब्जेक्ट को, तो रिजल्ट u ऑब्जेक्ट ही रहेगा। देयरफॉर अगर इस सेट v के ऑब्जेक्ट्स एंड स्केलर ये 10 एक्सियम्स सेटिस्फाई करते हैं, तो सेट V जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे। तो हम कैसे साबित करेंगे कि कोई सेट वेक्टर स्पेस है, उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सेट V में जो कि वेक्टर्स बनेंगे। अगर V वो सारे एक्सियम 10 एक्सियम सेटिस्फाई करता है तो V जो है वो वेक्टर स्पेस बनेगा और उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो वेक्टर बन जाएंगे। स्टेप टू ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। सबसे पहले हम एक्सियम 1 एंड 6 को चेक करेंगे। वन एक्सियम ये है कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें तो एक नया वेक्टर जो बनता है वो भी V में मौजूद होना चाहिए। इसी तरह एक्सियम 6 ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट या वेक्टर है, अगर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें जो नया वेक्टर बनता है वो भी V में होना चाहिए। आखिरी स्टेप ये है कि हम फिर बाकी एक्सियम्स को भी कंफर्म करें। जो एक्सियम 1 है वो क्लोजर अंडर एडिशन कहलाता है, जबकि एक्सियम 6 जो है वो क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। मेरे पास पहला एग्जांपल जो है वो बहुत सिंपल वेक्टर स्पेस का है। लेट V कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट विच वी डिनोट बाय जीरो। तो मेरे पास V में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, जीरो। तो V को वेक्टर स्पेस होने के लिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई करना है, क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर एडिशन है कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं U एंड V और इनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास तीसरा ऑब्जेक्ट जो बनता है वो भी V में मौजूद होना चाहिए। क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है U, अगर मैं किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई करूं तो नया ऑब्जेक्ट जो KU बनता है उसको भी V में होना चाहिए। तो इस जीरो वेक्टर स्पेस के लिए हम ये एक्सियम सेटिस्फाई करते हैं। अब इस जीरो वेक्टर स्पेस के अंदर मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, जीरो। तो अगर मैं जीरो में जीरो ही ऐड करूं तो नया ऑब्जेक्ट मेरे पास जीरो बनता है जो कि जीरो वेक्टर स्पेस में मौजूद है। इसी तरह जीरो को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नया ऑब्जेक्ट जो है जीरो है जो कि ऑलरेडी जीरो वेक्टर स्पेस में मौजूद है। देन बाकी एग्जियम्स ही हमने देख लिया सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर सारे एग्जियम बाकी सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जीरो है, ये सेट एक वेक्टर स्पेस है और जीरो ऑब्जेक्ट जो है वो वेक्टर है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल टू में जो है एक और वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर वेक्टर जो है वो आर एन में, यानी ये जो वेक्टर या ऑब्जेक्ट है या जिन ऑब्जेक्ट को वेक्टर साबित करना है तो वो जो है वो आर एन में है, यानी कि यू एक ऑब्जेक्ट है उसके कितने कोऑर्डिनेट है, एन कोऑर्डिनेट है। वी एक ऑब्जेक्ट है उसके कितने कोऑर्डिनेट है, एन कोऑर्डिनेट है। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यू प्लस वी जो आएगा इसके भी एन कोऑर्डिनेट होंगे और ये जो है वो इस सेट में मौजूद है, क्योंकि ये सेट क्या है, तमाम ऐसे वेक्टर्स का सेट है जिसके अंदर आर एन कोऑर्डिनेट है। इसी तरह अगर मैं u को k से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, एक और सेट आता है, एक और वेक्टर आता है जो इसके अंदर एन कोऑर्डिनेट है। तो ये वेक्टर भी जो है वो V में मौजूद होगा। बाकी एक्सियम भी ये सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इसने फर्स्ट टू मेन एक्सियम सेटिस्फाई कर लिया है, क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर
स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड एग्जांपल में सेट वी है, ये एक वेक्टर स्पेस है एंड यू वी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो वेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास एग्जाम्पल 2 में जो ऑब्जेक्ट हैं उसके कोऑर्डिनेट थे n, जबकि एग्जाम्पल 3 में जो ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास इनफाइनाइट। एंड नहीं हो रहा इसका, ये इन्फिनिटी पे एंड होता है। और इनके ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट आता है, वो उसमें भी इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट होते हैं। और इनके ऑब्जेक्ट को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी मेरे पास जो नया ऑब्जेक्ट आता है उसके भी इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट होते हैं। इसका मतलब है ये जो दोनों एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो भी इसके अंदर वी के अंदर मौजूद होगा। यानी कि ये क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। तो ये जो सेट है वी, ये एक वेक्टर स्पेस है। एग्जाम्पल 4 में मेरे पास वी जो है वो सेट है 2x2 मैट्रिसेस का। तो एक ऑब्जेक्ट यू जो है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है, एक ऑब्जेक्ट वी जो है वो भी 2x2 का मैट्रिक्स है। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट आता है वो भी 2x2 का मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब है कि वो वी में मौजूद है। इसी तरह जब मैं इस मैट्रिक्स 2x2 के मैट्रिक्स यू को के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो भी एक 2x2 का मैट्रिक्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी वी में मौजूद है। तो वी जो है वो दो एक्सियम, जो मेन दो एक्सियम है, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर मल्टीपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा इस एग्जाम्पल में इन्होंने बाकी एक्सियम्स को भी सेटिस्फाई किया है, करके दिखाया है। जैसे कि u प्लस वी को ऐड किया जो कि बराबर आ रहा है v प्लस यू के। इसी तरह एक जीरो ऑब्जेक्ट को ऐड कराया u में, या u को ऐड कराया जीरो में, दोनों सूत्रों में रिजल्ट जो है वो u आ रहा है। फिर माइनस यू मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट u वाले हैं, बस बट इन अपोजिट साइन। और जब u को माइनस यू के साथ ऐड कराया तो रिजल्ट जो है वो जीरो ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसी तरह u ऑब्जेक्ट को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्ट जो है u ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। तो एग्जाम्पल 4 के लिए इन्होंने तकरीबन सारे एक्सियम ही चेक किए हैं और ये सारे एक्सियम सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि v जो है, जो कि सेट था 2x2 मैट्रिसेस का, वो वेक्टर स्पेस है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं यानी कि जो मैट्रिसेस हैं u v और जो भी मजीद मैट्रिसेस हैं वो सारे क्या हैं, वेक्टर हैं। एग्जाम्पल 5 में वो 2x2 मैट्रिक्स के बजाय m इंटू एन मैट्रिसेस ले लेता है। जो कंडीशन 2x2 मैट्रिसेस की है वही कंडीशन एप्लीकेबल है m इंटू एन मैट्रिसेस वाले वेक्टर सेट की। अगर ये सारे वही एक्सियम उसी तरह सेटिस्फाई करता है जिस तरह 2x2 का मैट्रिक्स करता है। तो जो m इंटू एन वाला सेट है v, वो एक्चुअली वेक्टर स्पेस है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं m इंटू एन मैट्रिसेस वो वेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल 6 में मेरे पास जो v है वो सेट है रियल वैल्यूड फंक्शन का। यानी कि v के अंदर जो है वो फंक्शन है f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स। अगर मैं दो फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन को ऐड करूं तो मेरे पास तीसरा भी रियल वैल्यू फंक्शन आता है, लिहाजा ये जो तीसरा फंक्शन आया है ये भी v में मौजूद होगा। इसी तरह किसी फंक्शन को मैं किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक फंक्शन ही आता है, रियल वैल्यूड फंक्शन आता है, अगर मैं रियल वैल्यूड फंक्शन को k से मल्टीप्लाई करूं। तो लिहाजा ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया फंक्शन आ रहा है ये भी v में मौजूद होगा। इसका मतलब है ये सेट क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि जो सेट v है वो एक वेक्टर स्पेस है। इस फिगर 1 में दो रियल वैल्यूड फंक्शन दिखाए गए हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी। ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ जी है। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी आया, जो कि एक और रियल वैल्यूड फंक्शन। और तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी एक्स भी जो है वो वी में मौजूद है।
देयरफॉर सेट वी जो है वो सेटिस्फाई करता है कंडीशन क्लोजर अंडर एडिशन। इसी तरह फिर मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो एक रियल वैल्यूड फंक्शन था, इसको एक के स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रियल वैल्यूड फंक्शन आ गया के इंटू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन भी मेरे पास वी में मौजूद होगा क्योंकि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये जो है वो सेटिस्फाई करता है क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद सी में जो है ये दिखाया है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो मेरे पास एक फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स होगा जो कि वी में मौजूद होगा, और इन दोनों फंक्शन का सम जो है वो जीरो होगा। तो माइनस एफ ऑफ एक्स और ये प्लस एफ ऑफ एक्स का ये सम जो है ये जीरो लाइन है। तो ये एक्सियम 5 को भी सेटिस्फाई करता है। तो बाकी एक्सियम भी इसके चेक कर लेंगे अब। तो ये जो है v जो है, जो कि सेट था रियल वैल्यूड फंक्शन का, ये एक वेक्टर स्पेस है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे। इस एग्जांपल में मेरे पास v जो है वो सेट है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि ऑर्डर पेयर हैं, पॉजिटिव ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ऐसी सूरत में कि मैं जब इसका माइनस निकालूंगा, नेगेटिव निकालूंगा, तो वो जो है वो पार्ट नहीं होगा v का। तो v जो है वो एक वेक्टर स्पेस नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि ये v जो है कैसे वेक्टर स्पेस नहीं है। v जो है वो सेट है ऐसे ऑर्डर पेयर्स का जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑर्डर पेयर का सेट है। अब मेरे पास इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा 1 and 1। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव बनाऊं, माइनस यू बनाऊं, अगर ये यू है तो माइनस यू बनाऊं, तो मेरे पास ऑर्डर पेयर बनेगा -1 -1। ये जो ऑर्डर पेयर है ये वी के अंदर नहीं होगा क्योंकि वी जो है वो सेट है ओनली पॉजिटिव ऑर्डर पेयर का। इसका मतलब है कि वी के अंदर यू तो मौजूद है मगर बट माइनस यू मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि वी जो है वो एक वेक्टर स्पेस नहीं है। नाउ वी स्टार्ट सब स्पेस। A subset of W of a vector space V is called subspace। तो मैंने जो वेक्टर स्पेस अभी पढ़ाया है, इसका एक वेक्टर स्पेस क्योंकि एक सेट है तो इसका जो सबसेट W होगा उसको हम कह सकते हैं सब स्पेस। और W को किसी वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस होने के लिए ये दो एक्सियम सेटिस्फाई करना है। पहला एक्सियम क्लोजर अंडर एडिशन है, दूसरा एक्सियम क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अब मेरे पास इस एग्जाम्पल में v जो है वो कोई भी वेक्टर स्पेस है और w इसका सबसेट है जिसके अंदर सिर्फ ज़ीरो है। तो w जो है वो क्लोजर अंडर एडिशन एक्सियम को सेटिस्फाई करता है कि अगर W के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसी को ऐड किया जाए जो तो नया ऑब्जेक्ट आता है वो भी W में मौजूद है, क्योंकि जीरो में अगर जीरो ऐड किया जाए, क्योंकि W के अंदर सिर्फ जीरो है, तो जीरो में अगर जीरो ऐड किया जाए तो जो ऑब्जेक्ट आएगा जीरो वो W में मौजूद है। इसी तरह W में जो ऑब्जेक्ट जीरो है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो ऑब्जेक्ट जीरो आएगा वो भी W में मौजूद है। तो W जो है वो क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। तो W जो है वो सब स्पेस है V का। एग्जाम्पल 2 में W जो है वो सेट है लाइन थ्रू ओरिजिन, चाहे वो लाइन R2 में हो या R3 में। तो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उस पे दो वेक्टर हैं U एंड V, और ये वेक्टर भी ओरिजिन से पास होंगे। जब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर बनाया U प्लस V, ये भी ओरिजिन से पास होगा। इसका मतलब है U प्लस V भी W में मौजूद है। इसी तरह अगर u को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया वेक्टर के यू जो है वो भी ओरिजिन से पास होगा। इसका मतलब है कि के यू भी जो है वो w में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि w जो है क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। तो w जो है वो एक वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। एग्जाम्पल 3 में W जो है वो सेट है उन वेक्टर्स का जो कि किसी एक ही प्लेन पे मौजूद हैं, जैसे कि दो वेक्टर U एंड V जो है वो किसी प्लेन पे मौजूद हैं। तो इन दोनों वेक्टर का सम जो है एक नया वेक्टर U प्लस V भी उसी प्लेन पे मौजूद होगा। जैसे ये U वेक्टर है, ये V वेक्टर है, तो U प्लस V जो है वो भी इसी प्लेन पे मौजूद है। इसी तरह U को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं
तो जो नया वेक्टर के यू बन रहा है वो भी इसी प्लेन पे मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डब्ल्यू है एग्जाम्पल 3 में वो भी सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू जो है वो एक सब स्पेस है। यहाँ पे कंपैरिजन है R2 का और R3 का। R2 में हम जीरो सब स्पेस बना सकते हैं, इसी तरह R3 में भी हम जीरो सब स्पेस बना सकते हैं। R2 में हम सब स्पेस बना सकते हैं लाइन थ्रू ओरिजिन एंड R3 में भी हम सब स्पेस बना सकते हैं लाइन थ्रू ओरिजिन। लेकिन हम R3 में सब स्पेस बना सकते हैं प्लेन थ्रू द ओरिजिन। A set is not a subspace। इस एग्जाम्पल में W जो सब स्पेस है वो सेट है ऐसे ऑर्डर पेयर्स का जो कि पॉजिटिव हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्डर पेयर का जो नेगेटिव है वो W में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि W जो है वो सेट है ऑल पॉजिटिव ऑर्डर पेयर, या इसको हम कह सकते हैं उन ऑर्डर पेयर्स का जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिनमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो माइनस ऑफ दिस ऑर्डर पेयर इज नॉट इन W। तो W जो है वो एक्सियम 5 सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब है W जो है वो एक सब स्पेस नहीं है। इस लास्ट स्लाइड में हमारे पास थ्योरम है कि हम एक वेक्टर स्पेस में बहुत सारे सब स्पेस बना सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है W1, W2, W3, WR। और इन सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सब स्पेस होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम इसको फिर क्लास में भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।